बैंक ऑफ बड़ौदा प्रेजेंट्स गुफ्तगू। कृपया अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। Quick and easy education loans from Bank of Baroda. Power your dreams today. रेख्ता फाउंडेशन का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आज हैं हमारे साथ बेहद ख़ास मेहमान, युवा दिलों की धड़कन जाकिर खान। जाकिर खान एक बार क्या हुआ, मैं ऊपर वाली बर्थ मुझे मिली थी, नीचे वाली बर्थ सिर्फ लड़कियों की, 5 लड़कियां एक साथ। नहीं, अपने को अपनी किस्मत के बारे में पता है। अपन फालतू ऐसे हर कहीं ऐसे लाइन मारने नहीं पसंद जाते। सख्त लौंडे इज्जत से रहते हैं अपनी। जाकिर खान वेस्टर्न ट्रेडिशन से पनपी स्टैंड अप कॉमेडी की विधा में एक मशहूर नाम है। उनका जन्म 20 अगस्त 1987 को मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में हुआ। जाकिर खान के परिवार में सितार वादन की रवायत थी, जिस वजह से जाकिर ने भी शास्त्रीय संगीत की तालीम हासिल की। स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद जाकिर खान कॉलेज से ड्रॉप आउट होकर करियर की तलाश में दिल्ली आ गए। नए शहर की तन्हाइयां उन्हें दिल्ली के स्टैंड अप कॉमेडी सर्कल की तरफ ले गईं, जहां उनके कॉमेडी की सफर की शुरुआत हुई। अच्छा, एक ना आपकी पहली बार जब गर्लफ्रेंड मिल जाती है ना, तो आपको बड़ा लाड आता है उस पे। प्यार नहीं आता, लाड आ रहा होता है। प्यार के ऊपर होता है ये। एग्जाम टाइम चल रहा है, मैंने कहा यार बेबी, मैं पेपर में लिखूंगा नहीं कुछ भी अगर तुमने मुझे ऑल द बेस्ट विश नहीं किया तो। 2012 में कॉमेडी सेंट्रल की एक प्रतियोगिता में जाकिर खान को इंडियाज़ बेस्ट स्टैंड अप का खिताब मिला, जिसके बाद वो स्टैंड अप कॉमेडी में एक जाना पहचाना नाम बन गए। ठीक है, तो भाई अब 300 लौंडे अपनी अपनी लाश लिए खड़े हुए थे। भाई अपने अंदर का एसी भी प्रद्युमन जाग गया। मैंने कहा दाया पता करो क्या गड़बड़ है। तो मैं ऊपर गया, भाई ऊपर नताशा खड़ी हुई थी यूं। तो अपन नताशा की प्रोफाइल पे क्लिक करा, भाई अपन आगे बढ़ाते चले गए। नताशा खड़ी हुई थी यूं। फिर पेड़ आए, पहाड़ आए, नदी आए, नहर आए, झरने आए, समंदर आया। भाई मजाल है, नताशा यूं से यूं हुई है भाई। 2015 में जाकिर खान ने AIB के एक न्यूज़ कॉमेडी शो के लिए बतौर लेखक और को होस्ट काम किया, जिसे स्टार वर्ल्ड पर प्रसारित किया गया। सितंबर 2017 में जाकिर खान द ग्रेट इंडिया लॉफ्टर चैलेंज के 5वें सीजन में बतौर मेंटर नजर आए। Amazon प्राइम की कक्षा 11वीं और हक से सिंगल जैसे शोज के साथ जाकिर खान काफी लोकप्रिय हुए। मैं कहना चाहता हूं कि एक तरफा प्यार भी रिलेशनशिप होता है। एक मिनट, सामने वाला पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा इन्वेस्टमेंट नहीं है इसके अंदर। सन 2018 में जाकिर खान ने Amazon प्राइम की वेब सीरीज चाचा विधायक हैं हमारे में स्क्रिप्ट राइटिंग और एक्टिंग की, जिसका दूसरा सीजन 26 मार्च 2021 को रिलीज हुआ। राखी और फ्रेंडशिप बैंड के बीच का जो डिस्टेंस है ना, तेरी समझ के बाहर है वे। और दो रॉनी भैया बोला करो। वोटर आईडी बने हुए ना सबके, नहीं बना हुआ है तो बनवाओ, टिकट मिलने वाली है। चाचा विधायक है हमारे। अपनी जिंदगी के अनुभवों और विभिन्न आर्ट फॉर्म्स से निस्बत रखने की वजह से जाकिर खान एक प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के स्वामी हैं। जाकिर के जोक्स आम आदमी की जिंदगी के अनुभवों पर आधारित होते हैं, और यही वजह है कि सुनने वाले उन पर आंखें नम करके हंसते हैं। जाकिर खान को पढ़ने लिखने का भी बहुत शौक है, और 2017 के जश्न रेख्ता में जाकिर की सुनाई कविता ने देश भर में उनके चाहने वालों की खूब मोहब्बत बटोरी। मेरी जिंदगी की पहली कविता जो मैंने लिखी थी वो सुना रहा हूँ आप सबको आज। ये शायद पहली बार किसी वीडियो पर रिकॉर्ड हो रही।
कि मैं शून्य पे सवार हूँ, बेअदब समय खुमार हूँ, अब मुश्किलों से क्या डरूँ, मैं खुद कहर हजार हूँ, मैं शून्य पे सवार हूँ। कि ऊंच नीच से परे मजाल आँख में भरे, मैं लड़ पड़ा हूँ रात से मशाल हाथ में लिए, न सूर्य मेरे साथ है तो क्या नहीं ये बात है, वो शाम को था ढल गया, वो रात से था डर गया, मैं जुगनुओं का यार हूँ, मैं शून्य पे सवार हूँ। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत स्वागत है जाकिर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमको बताइए कि आज आपकी पहचान एक स्टैंड अप कॉमेडियन की सबसे ज़्यादा है जी। स्टैंड अप कॉमेडी अगर देखें करियर की शक्ल में, आपकी नज़र में कब ये पड़ा होगा, ये लफ्ज़ आपके जहन में आया होगा कि स्टैंड अप कॉमेडी भी एक कोई करियर हो सकता है जो जहां आप भी पहुंच सकते हैं? तो स्टैंड अप कॉमेडी एक, क्योंकि लोग डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, जो भी कन्वेंशनल फिल्मों में भी आते हैं तो एक्टिंग करते हैं, यानी कि ग्लैमर और ग्लिटर की दुनिया में बहुत डिफाइंड प्रोफेशंस हैं, लेकिन स्टैंड अप कॉमेडी एक नई चीज़ है। और जब आपने इसके बारे में पहली बार सुना होगा तो कब सुना होगा? मेरे ख्याल से कल्चरल स्टैंड पॉइंट से लाफ्टर चैलेंज जब टेलीविज़न पे आया, वो एक बड़ा मेरे ख्याल से एक माइलस्टोन रहा मेरे ख्याल से इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी, कि हिंदुस्तान में किस तरह से कॉमेडी को देखा जाना चाहिए, उसका क्या उरूज होगा, वो उसको क्रेडिट उसका बहुत जाता है मेरे ख्याल से। उसके पहले मेरे ख्याल से ह्यूमर का जो कंजम्पशन था हमारा, जो कि नॉन फिल्मी ह्यूमर जिसे कहते हैं, वो बड़ा पाकिस्तान से जो उनके जो प्लेज होते थे और उमर शरीफ के बकरा किश्तों पे वगैरह और ब्यूटी पार्लर और इस तरह के जो प्लेस थे, उनको सब बड़े ही शौक से देखा करते थे। केबल लेवल पे बहुत आते थे, कैसेटों का ज़माना था उस टाइम, वीडियो कैसेट्स का। तो वो देखा, और उसके बाद जब हमने लाफ्टर चैलेंज देखा तो ये हुआ, क्योंकि हम भी स्कूल में थोड़ा हंसी मजाक ठिठोली करते थे, तो बड़ा लोग ऐसे चिड़विड़ के कहते थे कि इतने ही अगर फ़नी हो तो लाफ्टर चैलेंज में क्यों नहीं चले जाते, या इस तरह का। तो मेरे ख्याल से कॉमेडी का ज़िंदगी में कल्चरल कॉन्टेक्स्ट जो है, जो उसका आगमन जो हुआ, वो तो वहाँ से हुआ। फिर उसके बाद हम जब घर से निकले, दिल्ली जब पहुँचे, तो वहाँ पे हमें बड़ा अकेलापन सा लगता था, क्योंकि इंदौर में माशाल्लाह से हमारी बड़ी दोस्तियाँ थी, बड़ी जान पहचान थी। तो हमें लगा कि यार कहाँ ऐसी जगह है जहाँ लोग मिल सकते हैं, जिनसे मुलाकात हो, बातचीत हो, थोड़ा सा एक थोड़ा खुले, थोड़ा शहर खुले हमारे लिए। तो हम अलग अलग तरह की चीज़ें पता कर रहे थे। तो उसमें हमें पहले पता चला माफिया के बारे में, जो गुरपाल भाई हैं वो गुरपाल जी गुरपाल बड़े संत आदमी हो, बहुत पसंद है हमको, उनका बड़ा आशीर्वाद रहा हम पर। तो वो कुछ चलाते हैं अपना फिल्म और इंटरेस्टिंग लोग और आर्ट वाले और वैसे करके। तो हम पता तो उसके बारे में कर रहे थे, पर हमें एक चीज़ मंकी माफिया करके एक कॉमेडी कलेक्टिव था उस वक्त दिल्ली में, 2009 की 8-9 की बात है। तो उसके बारे में पता चला, तो हमें थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा हुआ। फिर हम किसी से मिले बाय चांस, किसी से हमारी मीटिंग थी प्रोफेशनल, तो उन्होंने ऐसी बातों में कहा कि साहब अब तो जो है कॉमेडी का अंडरग्राउंड सीन जो है, पहले म्यूज़िक का होता था, डीजे वगैरह इन लोगों का होता था, अब कॉमेडी का अंडरग्राउंड सीन शुरू हो गया है ना। बहुत छोटा सा ग्रुप होता है और कुछ लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमको अंदाज़ा था कि हाँ ये कुछ है। और पब्लिक स्पीकिंग जो है, क्योंकि हम स्कूल के ज़माने से ही करते आ रहे हैं और एक थोड़ा कॉन्फिडेंस था, और भले ही हम शुरुआत में जब हमने 3 स्कूल बदले, तो बाकी जो 2 स्कूल रहे उनमें बड़े होने के बाद मतलब थोड़ा जब सेमी जवानी जिसे कहते हैं उसमें, तो उसमें हमने अपने आप का कॉन्फिडेंस भी बड़ा डेवलप किया। तो एक हमको पता था कि हम जाएंगे तो कर लेंगे कुछ, या फिर जब लोग ढूंढ रहे थे तो हमें पता था कि हाँ कुछ भी पब्लिक स्पीकिंग का रहेगा तो हम अपना जमा लेंगे कुछ वहाँ पे। तो उसका थोड़ा अंदाज़ा था, पर उस वक्त उस दौरान पैसे लगते थे वो करने के, 500 रुपये एंट्री फीस वगैरह होती थी। और हम जिस तरह पे हम लड़के घर वालों से वहाँ दिल्ली रह रहे थे, और उनको हमने कहा था कि मेरी नौकरी लगी हुई थी नहीं, तो उसमें नहीं थे हमारे पास वो 500 रुपये स्पेयर। तो 2009 में जो बात हमें पता थी, उसका मौका और वो हैसियत हमारी जो है वो 2011 दिसंबर में जाके हुई। तो तब हमने जो है कॉमेडी करना शुरू करा। पर शुरू में जब किया तब इतना ऐसा उस अप्रोच से नहीं किया। अप्रोच तो वही थी कि एक नए ग्रुप से मिलना जुलना हो जाएगा, नए तरह के लोगों से मिलना जुलना हो जाएगा। हम जाने और नहीं जाने में अगर ऑप्शन चूज़ करें तो हम जाने वाला चूज़ करते हैं। तो हमको शौक़ है मिलने का, लोगों से शौक़ है हमको। तो फिर करते करते मज़ा आने लगा, अच्छा लगने लगा। तो फिर मेरे ख्याल से इसमें शुरू में जो एस्टैब्लिश्ड जो स्टैंड अप कॉमेडियंस रहे होंगे उनमें से
किन को आप एडमायर करते रहे होंगे उस वक्त कि अरे ऐसा करेंगे तो सही रहेगा, तो मतलब ये अच्छा करता है, इसी की राह पे चलते हैं, ऐसा कुछ? उस दौरान एक तो क्या है कि क्योंकि मैं ऑलरेडी एक तरह की अपने स्टाइल की पब्लिक स्पीकिंग में अपने स्कूल अपने कॉलेज में करके आ रहा था, तो एक मुझे वो भी बिठाना था इस नए अंदाज में। पहली बार जब मैंने किसी को देखा था अच्छा करते हुए तो अमित टंडन साहब जो है वो कर रहे थे, और उन्होंने बड़ा तरीके से बिठा के आराम से, क्योंकि वो बात कर रहे थे, बाकी लोग भी अपनी तरह से उस वक्त जिसको जैसा समझ में आ रहा था वैसा कर रहा था मेरे ख्याल से। ऐसा नहीं कि वो गलत कर रहे थे और अमित टंडन साहब का जो स्टाइल है वो मुझे बड़ा भाया उस दिन, तो वो मुझे बड़ा पसंद आया। मैंने कहा हाँ ऐसा कुछ कर सकते हैं, करना चाहिए, या अच्छा ये अलाउड भी है, क्योंकि एक दो ओपन माइक में जब मैं शुरू में गया तब वो थे नहीं वहाँ पे। उसके दूसरे तीसरे में मैंने उनको देखा, तो फिर मुझे लगा कि अच्छा ये है, जगह तो है, धीरे धीरे बात करने की जगह तो है यहाँ पे, हो जाएगी। फिर महीप भाई का मुझे बहुत अच्छा लगा, वो एकदम स्लो डिलीवरी थी उनकी, तो ये हो जाता था कि विपुल गोयल उस दौरान उनके वीडियोज़ एक आधे आए हुए थे, तो वो बड़े मुझे पसंद आए। तो ऐसा, और ये 2013-14 तक आप इतनी इम्प्रेशनेबल हो आप एज एन आर्टिस्ट कि अगर आपने 2-3 शो महीप भाई के साथ कर लिए तो आपका भी स्पीड धीरे हो जाएगा और विपुल बहुत तेज़ बोलते हैं, तो अगर आपने 2-3 शो विपुल के साथ कर लिए तो आपका भी स्पीड बढ़ जाएगा। तो ये 2-4 लोग थे मेरे ख्याल से उस दौरान। रजनीश बहुत अच्छा करते थे तब, नीति बहुत अच्छा करती थी, तो ये लोग कुछ थे जो दिल्ली में उस दौरान हमारे आसपास थे। जिस तरह से सिंगिंग में या एक्टिंग में या म्यूज़िक कंपोजिशन में अलग अलग पेशों में कहिए कि स्कूल्स होते हैं कि घराने होते हैं, जैसे संगीत में भी होते हैं, हाँ। स्टैंड अप कॉमेडी में भी क्या कोई ऐसे डिमार्केट किए जा सकने वाले घराने जैसे कोई स्टाइल कि ये एक तरह का स्टाइल है, एक तरह के स्टाइल की दूसरे तरह के स्टाइल के साथ थोड़ा झगड़ा है या कंपटीशन है, मतलब क्या कुछ क्लियर कट अगर अंदर की प्रोफेशन के अंदर घुसकर आपके झांकना चाहें तो स्टैंड अप कॉमेडियंस के भीतर भी कोई शैलीगत वो भिन्नताएं? देखिए भिन्नताएं नहीं होंगी तो फिर वो आर्ट क्या है, फिर तो वो मैथ हो गया ना जी। आर्ट की तो खूबसूरती ही होती कि वो एक दूसरे से अलग होते हैं, और वो एक पेंटर से अलग होगा, एक सिंगर से अलग होगा, और सबकी शैली अपने आप में अलग है। कोई वन लाइनर्स करता है, कोई कहानियाँ करता है ना, कोई छोटे टुकड़ों में अपनी बात रखता है, कोई बहुत सटायर करता है ना, कोई पर्सनल स्टोरीज करता है, तो सबका अपना अपना शैली में फ़र्क है। पर अभी मेरे ख्याल से अंग्रेज़ी हिंदी का थोड़े वक्त तक एक वो रहा, थोड़ा दिल्ली बम्बई का थोड़ा सा एक वो रहा, दिल्ली बम्बई का भी है नहीं, मतलब वो रहा, वो उतना नहीं रहा, मतलब कि हमने तो हमेशा बहुत लुकअप किया बम्बई के आर्टिस्ट को, और वो भी जब दिल्ली आते थे तो उनसे, क्योंकि कम्युनिटी बहुत छोटी है तो एक, और शुरुआत में तो बहुत ही छोटी थी, मतलब गिन के आप उंगलियों पे गिन लीजिए आर्टिस्ट कितने, तो आप समन्वय नहीं बना के चलेंगे तो क्या ही करोगे, आपको बनाना ही पड़ेगा। वो उसका शुरुआत का नियम ही यही है कि आपको एक दूसरे से जान पहचान हाथ पकड़ के चलना ही पड़ेगा। वो आप अलग तब होते हो जब आपको लगता है कि हाँ सब अपनी अपनी नाव में बह के अलग अलग दिशाओं में जा सकते हैं। फिर उसके बाद जब इंटरनेट का बूम आया तब काम इतना चलने लगा, बाकी सभी का, और माशाल्लाह से इतना करम रहा है ऊपर वाले का कि वो मुझ तक वो कभी भी इस तरह की कोई बाउंड्रीज पहुंची नहीं, या बस ये कि थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश का था कि वो, क्योंकि आर्ट फॉर्म जो है वो रेप्लिकेट हुआ अंग्रेज़ी का, एक अलग तरह की वॉइस के साथ उसकी शुरुआत हुई, तो क्योंकि वो हुआ ही US UK वहाँ पे इस तरह से किया जाता था, तो जब वहाँ से वो अडेप्ट हुआ यहाँ हिंदुस्तान में जब आया, मेरे ख्याल से वीर को क्रेडिट जाता है इसका, वीर दास को क्रेडिट जाता है, थोड़ा पापासी जी को क्रेडिट जाता है, उन लोगों ने शुरुआत की इसकी हिंदुस्तान में आके। तो क्योंकि वो एडेप्टेशन ही उसका अंग्रेज़ी भाषा से हुआ है, तो वो उसका एक इम्प्रेशन था बहुत सालों तक मेरे ख्याल से, और वो किसको क्या कंफर्ट है किस भाषा में, वो धीरे धीरे खुला है, और वो अपने आप वो कहते हैं ना कि वो सेटलमेंट उसका आ गया है अपने आप। तो उसके अलावा तो मुझे तो अभी ऐसा कुछ महसूस नहीं होता है। ये आपने अच्छा कहा इस पर नज़र डालते हुए कि इसकी जर्नी क्या रही होगी एज अ क्राफ्ट, एज अ प्रोफेशन, जो कि अंग्रेज़ी से ही आया होगा, क्योंकि उसके लिए नाम भी अगर देखिए तो इस प्रोफेशन का अंग्रेज़ी में ही नाम है। जी। हिंदी में शायद स्टैंड अप कॉमेडियन के लिए कोई शब्द नहीं। आप लोग कुछ इस्तेमाल करते हैं हिंदी में? नहीं, अभी तक तो नहीं करते हैं बड़ा, क्योंकि हिंदी के नाम जो है वो हास्य कलाकार वगैरह हैं, ऑलरेडी पहले से हैं, पर वो उतने चलन में नहीं है अब मेरे ख्याल से वो नाम। अच्छा, इसमें देखेंगे कि आप ख़ास तौर पर हिंदी वाले लोग अपने साथ जो अपना छोटे शहरों की
के एक्सपीरियंस जी। वो लाकर बड़े शहरों में रहने वाले जो खुद भी छोटे शहरों से ही आए होंगे, उनकी किन्हीं खो गई सो गई यादों को गुदगुदाते हैं। जी। आपको भी ऐसा लगता है कि बहुत बार ह्यूमर लाने के लिए आप अपने छोटे कस्बे के अनुभवों को बड़े शहर के लोगों में कुछ एक एग्जॉटिक या सोई हुई कोई एक भावना को जगाने के लिए एक छोटा सा पिन चुभाते हैं? तो अपनी अपनी कहानी अगर सुनानी होगी, अब हम तो नहीं आए ना न्यूयॉर्क से, जहाँ से आएंगे वहीं की बात बताएंगे। तब जब आए ही छोटे शहर से हैं, हमारे वालिद जो हैं वो और राजस्थान के इंटीरियर के गांव के हैं। हमने बड़ा खुशकिस्मती रही हमारी कि क्योंकि हम जिस तरह की फैमिली से आते हैं, बहुत मतलब कि हम अगर आप देखते हैं तो हम गरीबी में पले बड़े और हम हमारे ख़ानदान के सबसे अमीर लोगों में से थे। ठीक है, तो ये डाइकॉटमी और वो फाइनेंशियल स्लैब्स और गरीबी कितनी गरीबी हो सकती है, इसकी रीच और अमीरी कितनी अमीर हो सकती है, उस तक पहुंच जो है वो दोनों हमने हमारे बचपन में देखी। तो जब हम क्योंकि हम इस समझ के साथ आए और जब हम उस समझ के साथ आए तो हमको कहानियाँ कहने में हमें शर्मिंदगी नहीं थी। और अगर मैंने अपनी ज़िंदगी के 22 साल 21 साल एक तरह मतलब कि अभी तक मैं उसके पार नहीं गया हूँ जिसके अंदर वज़न छोटे शहर का ज़्यादा है कि बड़े शहर का ज़्यादा। अभी भी मेरी ज़िंदगी की जितनी मैंने जी उसमें छोटे शहर का वज़न ही ज़्यादा है। तो वही कहानियाँ और इसी तरह से बाकी लोग भी उसी तरह से आए हैं, है ना। इतना ही फॉर्मलाइज्ड होता तो माशाल्लाह से बहुत लोग कर लेते। उतना फॉर्मलाइज नहीं है अभी तक। तो अभी तक वो फार्मूला क्रैक नहीं हो पाया, क्योंकि अभी तक हम लोग भी सब इतना नया काम है। मुझे टोटल जो है अभी दिसंबर में 10 साल होंगे काम करते हुए। इतना नया काम है कि हम लोग भी अभी डिस्कवर ही कर रहे हैं अपने आप को एज इन मैन। तो मेरे ख्याल से और रही बात एग्जॉटिक की, तो अभी तक जो हमारे खरीदने वाले पसंद करने वाले लोग हैं, अभी तक हमारा क्या कहते हैं सर, वो पॉवर्टी टूरिज्म वाला अभी तक तो नहीं आया है ना। अभी तक तो हम अपनी ही कहानियाँ कह रहे हैं। अच्छा, आपने कहा कि इंदौर से जी, जहाँ के आपके पिता खुद एक अध्यापक हैं, इसके अलावा सितार के वो बड़े एक कुशल संगीतकार हैं, और आपके घर में शायद सितार का एक सिलसिला है भी जी। तो लेकिन जब आप इंदौर से निकले होंगे तो पहले तो बताइए कि आप दिल्ली क्यों आए? दूसरी, क्योंकि आपके पास तो मुंबई ज़्यादा नज़दीक था, वहाँ आ सकते थे। और फिर ठीक है, पब्लिक स्पीकिंग का कोई बचपन से रहा होगा, लेकिन बचपन से तो सितार भी साथ में था। तो इन सब चीज़ों को अगर देखते हुए अगर आप इस जर्नी को, घर से भागे, क्या हुआ, कुछ बताइए। नहीं, भागे तो नहीं, निकाले गए वो तो हुआ ज़रूर। क्योंकि हमको ये था कि एक दो तरह की ज़िंदगी हम जी रहे थे, है ना। एक जो हम अपनी पर्सनालिटी पे काम कर रहे थे, है ना, अपने आप को जैसे समझ रहे थे, और एक विजन हमारे पिताजी और हमारे ख़ानदान के बाकी लोग जो है वो हमको लेके चल रहे थे, जो कि सितार का था। ठीक है, और ऐसा नहीं कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हमारे पिताजी का हाथ नहीं था, हमारे वालिद साहब का उतना ही उसके अंदर कंट्रीब्यूशन कि तुम ऐसे करो, तुम हाँ बोल दिया करो, कुछ भी कहीं भी बात करो, और यहाँ चले जाओ और वहाँ चले जाओ और ये काम करके आना। और हमको जैसे कुछ आदतें हमारी, जैसे उन्होंने बड़ा हमको मैजिक मैन जैसा बनाया हमको, कि सामान लेने भेजते थे और कहते थे खाली हाथ मत आना। ठीक है, और उसकी कीमत डिसाइडेड होती थी, और हम इतने चोर थे कि हम उससे भी कम कीमत में सामान ढूंढ के लेके आते थे, कि अपनी भी खर्चा, हमको जेब खर्चा। तो इस तरह के एप्टीट्यूड से हम बड़े हुए हैं। ठीक है, तो अब वो लड़का तेज़ निकलेगा तो निकलेगा ना, फिर वो थोड़ी होगा, वो लड़कियों वाला हो गया हमारे साथ, कि लड़की MBA भी कर ले, शाप भी हो, है ना, खूबसूरत भी लगे, अच्छी भी लगे, पर शादी जात में करे। तो वो वाला थोड़ा सा शायद कन्फ्यूजन हमारे घर को भी हमको लेके हो गया, कि लड़का तेज़ भी होना चाहिए और थोड़ा फ्लैम्बॉयंट भी हो, थोड़ा बाहर भी निकले, थोड़ा बोलकार भी हो, पर बने स्कूल टीचर, कहीं पे बने म्यूज़िक टीचर। ठीक है, तो वो मेरे ख्याल से हमारे साथ तो इतना वो दोनों, और हमें लगा कि अच्छा हमारी पर्सनालिटी का वजन ज़्यादा हो गया, है ना। तो फिर एक वो राह हमें चुननी थी, क्योंकि उसमें बहुत धैर्य लगता है, बहुत पेशेंस लगता है। वो पेशेंस हम खोने लगे थे उसके अंदर। उतना मेरे ख्याल से उतना ज़ब्त नहीं मुझे लगा कि मेरी कैपेसिटी है, क्योंकि 6 घंटे तक तो मैं गया रियाज में भी, है ना। अब उसके आगे अगर करना तो फिर 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे वाला बैठकें करने की या चिल्ला मारने के दिन आ गए थे अब। ठीक है, और और जिस तरह का ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, जैसा चपलता से बोल के और कुछ स्मार्ट लाइन बोल के जो मिलता है, वो उसमें बड़ा स्लो है उसमें। और म्यूज़िक बिल्कुल पॉलिटिक्स, इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक खासकर जो है
बिल्कुल पॉलिटिक्स जैसा है कि उसके अंदर 40-40, 50 साल के होने के बावजूद भी आप यंग म्यूजिशियन ही कहलाते हो। और इधर जो है ग्रेटिफिकेशन बिल्कुल इंस्टेंट है। और बोलकार होने का जो ग्रेटिफिकेशन है वो ऐसा नहीं कि ज़रूरी नहीं कि आप स्टेज पे ही हो, आप महफिलों में आप महफिल जीत रहे हैं, आपको लोग पसंद करते हैं, आपसे दोस्तियाँ करना चाहते हैं। और ये भी हमने एक्वायर्ड पर्सनैलिटी थी, तो उस पर जब हमको उसका ग्रामर आता है, कुछ जो हमने बाद में अपने आप में इंक्लूड किया है, जब वो हमको आता है तो हमको तो उसका पूरा साइंस मालूम है कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा, है ना। जबकि ये इतना मेहनत का काम है, हमको दिख रहा है कि ये सिर्फ वक्त ही लेगा और अभी इसमें बहुत साल लगेंगे। तो वो हमने फिर वो फैसला अपनी ज़िंदगी में जब हमने किया तो हमको वाले साहब ने कहा कि तुमको क्या करना है, तुम फाइनली बोलो। तो हमको तो सब रेडियो में अगर कुछ मिलेगा तो हम तब वो बड़ा उरूज पे था उस वक्त, हमको लगा वीडियो में तो हमें कोई लेगा नहीं, तो हमने रेडियो का ही चूज़ किया। वरना वही कि हैसियत के हिसाब से ख्वाब देखने की कोशिश की हमने, ठीक है, कि हमें कौन लेगा वीडियो पे तो रेडियो में हम काम कर लेते हैं, हमें शक्ल ख़राब। तो उन्होंने कहा कि ठीक है अच्छा। तो हार के उन्होंने कहा था कि दिल्ली में हमारी कोई जान पहचान नहीं है, बम्बई में हमारे थोड़े 2-4 जान पहचान के लोग रहते हैं, तुमको बम्बई जाना चाहिए आज तक। बस यही उन्होंने गलत बताया हमें इसीलिए हमें दिल्ली भेज दो ठीक है, कि हम अपने पैर फंसा लेंगे, हम अपनी गलतियां करेंगे, हम अपनी, तो इसलिए हम दिल्ली आए। और ये कौन सा साल था? ये 2008 की बात है। तो 2008 में फिर आप दिल्ली आ गए। जिस दिल्ली के अनुभवों के बारे में आपने अपनी डायरी में भी बहुत सारी नज़मों और कविताओं और वन लाइनर्स की शक्ल में अपने एक्सपीरियंस को लिखा, जिसमें आपने माना कि एक इंसान के बनने में बहुत सारे इंसानों का रोल होता है जी। तो ये जो भाषा में अपने अनुभवों को व्यक्त करना, चाहे लिख कर या बोल कर, उसमें बहुत शब्दों की भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक ठीक भावों के लिए ठीक ठीक शब्दों की ज़रूरत पड़ती है। कागज़ के केस में तो आपके पास चॉइस होती है कि आप सोच सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। हाँ। जब आप एक्सटेम्पोर लोगों को एंटरटेन करने के लिए खड़े होते हैं तो आपको बहुत तरह के शब्दों की ज़रूरत पड़ती है। वहाँ खेल ही पूरा शब्दों का है। जी। तो ये शब्दों की दुनिया आपकी इंदौर में ही आप तक पहुँच गई थी, जब आप थोड़ा अटेंशन सीकर हो रहे थे और लोगों को हंसा रहे थे, पब्लिक स्पीकिंग कर रहे थे। हाँ, वो तभी मेरे ख्याल से उसका शौक़ लगा। दूसरा, चुटकुलों की किताब वगैरह पढ़ना या सुन के कुछ बोलने लायक याद रख लेना, या क्योंकि हम सितार बजाते थे तो कहीं कभी कभी गज़ल नाइट हो रही है या रफ़ी नाइट हो रही है या कोई किशोर नाइट हो रही है, तो उसमें जो एंकर हैं और वो जो शेर पढ़ रहे हैं या बीच बीच में जो कविताएं कोट कर रहे हैं वो याद रख लेना। फिर वो कहीं पे, और वो शुरू में तो आप जो कहते हो वो अपना तो नहीं कहते हो ना, आप हम किसी का कहीं सुन के किसी का कहीं पे कहा हुआ आप रिपीट कर रहे होते। तो थोड़ा बहुत वहाँ से शुरुआत हुई। फिर थोड़ा सोचना शुरू किया। मेरे ख्याल से एक थिंकिंग माइंड होने का भी अपना एक फ़ायदा है। उससे अपनी गलतियाँ आपको बहुत साफ तरह से नज़र आती हैं। और थोड़ा ये भी है कि जब आप अटेंशन आप सीख कर रहे होते हो तो आप थोड़ा जितना आपके लिए दुनिया ने तय किया है उससे थोड़ा ज़्यादा मांग रहे होते हो आप अक्सर, है ना। और ये जंग है जो आज तक जारी है ना, कि दुनिया ने तय किया कि तुम्हें इतना मिलेगा और हमने कहा कि नहीं, हमें थोड़ा और देना पड़ेगा तुमको। तो जब उस लड़ाई को आप लड़ते हो तो आप बहुत ज़्यादा हारते हो। तो उसमें ये होता है कि आप हर बार अपनी जीत भी एनालाइज करेंगे, आप अपनी हार भी एनालाइज करेंगे। तो उसमें बहुत सारे जवाब निकल के आते हैं, ज़िंदगी के भी, फ़लसफ़ों के भी, ये कि ये ठीक किया या नहीं किया, या ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या मुझे ये करना सही था कि नहीं सही था, क्या ये लॉन्ग टर्म में ठीक रहेगा, है ना, क्या ये आदत में पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। उस तरह के फैसले जब आप करते हैं तो आपके पास ना सिर्फ अनुभव इस बात का कि वो क्या हुआ, जबकि उसके मल्टीपल एस्पेक्ट्स भी आपने अपने जहन में जमा कर लिए। तो अगली बार जब आप उस तरह की सिचुएशन में होंगे तो आप फैसला कर सकते हैं कि आपको उसे कैसे प्ले करना है। तो मेरे ख्याल से जब आपके पास इतने सारे सीन होंगे तो उसे बताने के लिए अल्फाज भी मिल ही जाएंगे, क्योंकि आप एक वोकैबुलरी भी डेवलप कर ही रहे हैं उसे कहने की, है ना। और आपको एक अंदाज़ा है कि हाँ, अगर मैं एक आर्ट की जो सबसे खूबसूरत बात जो मुझे लगती है कि लोगों को लगता है कि पेंटिंग बना दी तो आर्ट है या गा दिया तो आर्ट है। मुझे लगता है एम्पैथी जो है ना, वो जब कन्वे होती है, जब मेरे मन की कही हुई कोई बात बिना किसी रिश्ते के आपके मन तक पहुंचे, ये जो माध्यम है, ये ट्रांजिशन जो है, ये आर्ट है।
चाहे वो पेंटिंग को देख के हो, चाहे वो सिनेमा को देख के हो, चाहे कोई प्ले देख के हो, चाहे किसी को सुन के आपको हो, कोई इंस्ट्रूमेंट सुन के हो, या कोई कविता पढ़ के आपको लगे, तो मेरे ख्याल से उस माध्यम का रियाज तो करना ही पड़ेगा ना। और हमें शौक भी बहुत है, तो हम पढ़ते भी बहुत हैं, हम सुनते बहुत हैं लोगों को कहते हुए, हमें बड़ा शौक है। जैसे आपके इंटरव्यूज़ हमने सारे देखे, बहुत शौक से देखे ना हमने, जितने भी लोगों के हमने इंटरव्यूज़ देखे कि हाँ अच्छा ऐसे करते हैं बात। और वो आदत डेवलप हुई हमारी बचपन से ही। हमने बचपन से जब इंटरव्यू देखा तो हमने इंटरव्यू ऐसे नहीं देखा कि इंटरव्यू में उसने क्या कहा, हमने इंटरव्यू ऐसे देखा कि अच्छा इंटरव्यू ऐसे देते हैं। हमने उस प्रैक्टिस से, दूसरा उसका एक और पहलू, छोटी छोटी बातें ना, बहुत सारी बातें जुड़ी होती हैं, आप एक किसी चीज़ को क्रेडिट नहीं दे सकते। दूसरा है कि जब हम सितार सीख रहे थे तो हमारे दादा ने, उस्ताद नंदन खां साहब, हमारे पापा ने हमको यही सब बोला था कि जब तुम्हारा नाम होगा बहुत तो फिर दुनिया पूछेगी तुमको, फिर ऐसे तुम्हारे इंटरव्यूज़ होंगे, फिर ऐसे लोग तुमको पूछेंगे, सब पसंद करेंगे, प्यार करेंगे। तो उसका भी हम रियाज कर ही रहे थे। तो जब हम उसकी रियाज कर रहे थे तो हम इसकी भी तैयारी कर रहे थे थोड़ी थोड़ी, कि अगर कल को, तो मेरे ख्याल से ये सब मिला जुला के जो है मेरे ख्याल से, और कोशिश भी है और दिलचस्पी भी है और मन भी करता है, और अपनी बात कहने का, अपने आप को आगे रखने का। एक और किस्सा ये है कि हमारे वालिद साहब जो है उन्होंने कहा था कि यार हम लोग ना बड़ा साइड में रहने की कोशिश करते हैं, हमारे भाई सब लोग, है ना। तो बोले तुम हमेशा बीच में रहना। तो हम पंचायत में रहते हैं, बहुत स्ट्रगल लगता है उसमें, हम बीच में रहते हैं, पर हम बिल्कुल एकदम कि हाँ, चाहे उसमें ह्यूमिलिएशन हो तो वो भी सहते हैं, तारीफ मिलती वो भी सहते हैं, पर हम रहते पंचायत में हैं कि हाँ जो भी होगा हम सेंटर में हैं, अभी आप बताओ क्या है उसका। तो जब आप इतना मांगेंगे तो आपको बताने लायक बात भी होनी चाहिए, सीखोगे भी आप, सुनोगे भी, कहोगे भी। ये आपका बिल्कुल कहना सही है कि एम्पैथी, आपने जो बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया कला में, ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जी। अगर आपको अपने किए हुए काम को कला कहलाने का दिल है तो एम्पैथी उसका एक बहुत बड़ा पार्ट, बहुत बड़ा हिस्सा लेता है। फिर आप देखेंगे कि हंसाते हुए, देखने में वो हंसाया हुआ सा लग रहा होता है, असल में वो कुछ रुलाया हुआ सा भी लग रहा होता है। और मैंने देखे हैं ऐसे कुछ रिकॉर्डिंग्स आपकी ही, जिसमें जो ऑडियंस है उनकी आंखों में आंसू जैसे होते होते रुक जाते हैं। तो वो एक बहुत पतली धुंधली सी रेखा है कि कभी आप हंसी के इधर रुलाई और कभी रुलाई के इधर हंसी, जो शायद आपके अपने अनुभव से भी आती है। और उसको फिर दूर करने के लिए, क्योंकि वो मोमेंट क्रिएट इसलिए किया गया है कि आप हंस करके घर चले जाएं, अगर रो कर घर गए तो ये थोड़ा उस जो मैं कह रहा हूँ उसको आप कुछ समझ पा रहे हैं कि मैं कोशिश तो कर रहा हूँ जी। तो सवाल बताइए ना। सवाल तो खैर कुछ नहीं है, मैं ये सिर्फ एक्सप्लोर करना चाह रहा हूँ कि देखने में जो हास्य कलाकार, अगर स्टैंड अप कॉमेडी के लिए कह दिया जाए, तो स्टैंड अप कॉमेडी में अगर आप कहीं ज़ाती अनुभव जब शेयर करते हैं तो वो जब दूसरों के अनुभवों से जाकर मिलते हैं, वो चाहे गरीबी का कोई पहलू हो या किसी ऑकवर्ड सिचुएशन में फंस जाने का हो, मान लीजिए छुरी और चम्मच और कांटे से खाने के किसी अनुभव को आपने, तो वो सबके होते हैं थोड़े थोड़े, और वो इस सभ्यता की दुनिया में कहीं असभ्य कहलाने की कोई एक छोटी सी पीड़ा कहीं अंदर रहती है। मेरे दो तीन मेरे अपने काम को लेकर मेरी दो तीन मेरे एजेंडाज हैं, जिसको मैं मेरी आखिरी सांस तक मैं उन्हें पुश करता हूँ, करूँगा। मैंने बहुत शहर बदले और हर बार शहर बदलने का जो टीदिंग प्रॉब्लम बोलते हैं ना उसे, कि शुरुआती जो स्ट्रगल्स हैं वो मेरे को समझ आते हैं। और मुझे मेरे बहुत सारे कज़न्स ना, मुझे बचपन से बहुत फैसिनेट करती है बात, मेरे बहुत सारे कज़न्स सऊदी जाते हैं काम करने, दुबई इस तरफ ना, कोई मकान का काम करता है, कोई कारीगर है, कोई गार्डन। और मुझे बड़ा फैसिनेट करता था ये बात कि तुम रहते कैसे हो वहाँ पे, पर ज़रूरत आपको लेके जाएगी ना वहाँ पे, है ना। तो ये मुझे बचपन में याद है कि जब हमारे चाचा घर छोड़कर जब अहमदाबाद जा रहे थे काम के सिलसिले में, तो कितना एक इमोशनली वो इतना हार्ट ब्रेकिंग था सबके लिए। हमारी दादी, हमारे दादा, हमारे पूरा ख़ानदान एक साथ रहता था उस जॉइंट फैमिली में।
तो विस्थापन जो है उसको मैं बहुत अपनी नज़र से मैंने उसको देखा है करीब से, और मैं उसको पढ़ता हूँ, और वो एक इतना बड़ा रिश्ता है। और क्योंकि जिस जगह से मैं आता हूँ, जो कि मेरे पुरखों का मकान जहाँ है राजस्थान, उस लैंड की भी एक ये बड़ी प्रॉब्लम रही है हमेशा, है ना, कि लोगों को लगता है कि पधारो हमारा देश जो है वो है मेहमान के लिए, वो नहीं है मेहमान के लिए, वो अपने जो है शौहर के लिए एक औरत जो है, जो जिसको मालूम ही नहीं है कि उसकी अगर चाइल्ड मैरिज हुई है तो वो कब लौटेगा, वो चाइल्ड मैरिज हुई है उसने देखा ही नहीं, वो आ गई गौने में और वो पति है ही नहीं घर में, वो 2-2 साल रह रही हैं घर में, उनको पता ही नहीं है। तो जो पूरा जो फोक है राजस्थान का, वो विरह पे है, वो विरह पे है, किसी के आने के किसी के चले जाने के बारे में है ना। और मैंने तो क्योंकि घर में वो माहौल था, वो बातें, वो सब चलता है, तो मुझे वो मैं बहुत स्ट्रांगली फील करता हूँ उसके बारे में, तो मैं हमेशा वो बात करूँगा। दूसरा ये है कि क्योंकि मैंने बहुत सर्कल बदले हैं, मैं वो क्या ग्लास सीलिंग बोलते हैं ना इंग्लिश में, मैंने बहुत ग्लास सीलिंग तोड़ी है। और हर बार जब मैं नए तबके में गया, हर बार जब मैं नई फाइनेंशियल स्लैब में गया, तब एक उसका अपना एक ह्यूमिलिएशन एक है, और फिर वो मुझे समझ में आया कि वो बहुत कॉमन है, उसका अपना एक तार है जो हर लेवल पे जुड़ रहा है, कि किसी को 300 रुपये वाले रेस्टोरेंट में भी गरीब महसूस करा दिया जाता है, और किसी को 3 लाख पर पर्सन वाले रेस्टोरेंट में भी किसी को, वहाँ पे भी कोई तो गरीब है जो हर लेवल पे एक ह्यूमिलिएशन जो है, बेइज्जती का अपना एक रिश्ता है, जब आप और थोड़ा अपने आप के लिए पुश करते हैं। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जिनको मेरे दिल के बहुत करीब हैं ये, और ये कहानियाँ मैंने बहुत महसूस की हैं, वो ह्यूमिलिएशन मैंने बहुत सहा है अलग अलग जगह पे, अलग अलग तरह से। वो जब तो जो देखा, जो सीखा, और वो होता है ना कि जितना ज़्यादा आप महसूस करेंगे एज एन आर्टिस्ट, उतना ही आप बता पाएंगे और बेहतर तरीके से डिटेल में। कहानियों की जो मुझे सबसे खूबसूरत बात ये लगती है कि कहानी सुनाने वाला डिसाइड करेगा कि कौन सी कहानी बड़ी है कि छोटी है ना। एक फिल्म होती है जिसके अंदर हज़ारों मौतें हो रही होती हैं और आपको 0 फर्क पड़ता है, और एक फिल्म होगी जिसमें किसी एक बच्चे का एक जूता गुम गया, और उससे ज़्यादा रोने वाली फिल्म आपके लिए कभी ज़िंदगी में हुई नहीं होगी, आप फूट फूट के रोने। तो वो कहानी बताने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं, ये 2-3 चीज़ें हैं जो मेरे दिल के बेहद करीब हैं, कि कैसे आप जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, या जब एक क्लास से आप दूसरी क्लास में जब आप अपने आप को रीस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं, तो उसके जो स्ट्रगल हैं, और वो मैं मेरे भाइयों में सबसे बड़ा भाई हूँ। तो मैं वास्को डी गामा वाली ज़िंदगी ही जीता हूँ मैं, है ना, मैं उनके लिए जीता हूँ। मेरा भाई 2016 में US गया अपने ऑफिस की तरफ से। मेरे माँ बाप की बेचैनी का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते आप, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं नहीं गया था। अगर मैं गया होता तो वो काफ़ी सेटिस्फाइड होते, उनको फिर उनके जहन में कोई थॉट नहीं था कि हाँ वो गया हुआ है, वो बता देगा क्या है। तो क्योंकि मैं अपने भाइयों के लिए, क्योंकि मैं वास्को डी गामा वाली ज़िंदगी जीता, तो उसका भी असर आता है फिर उस पर, कि हर जो चीज़ जो मैं नहीं देख लेता हूँ, सीख लेता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि सबको बता दो भाई, सबको बता दो कि हाँ भाई ये यहाँ ये होता है, ये हो रहा है, यहाँ पे ये बोल देंगे लोग तुम्हें, तुम ध्यान मत देना, ये इसका रास्ता ये है और ये इसका तरीका है। तो इसलिए शायद वो मेरी कहानियाँ जो हैं, या जिस तरह की बातें मैं करना चाहता हूँ, उनमें ये सब निकल के आता है। ये तो देखिए, आपने तय किया कि आप इसको करेंगे, जैसा भी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि सब कुछ करते हुए इस एक चीज़ का दामन आप नहीं छोड़ेंगे, लेकिन जिन लोगों के सामने आप किसी चीज़ को कर रहे होते हैं, हाँ, वो भी कई बार डिसाइड करते हैं, और उनकी तालियां आपके इरादों को बदलती हैं, कि किन चीज़ों पर वो ज़्यादा हंसे, या किन चीज़ों का मोल ज़्यादा लगाया गया, कौन सा आइटम ज़्यादा हिट हुआ, और फिर वो इरादा जो आप करके चले थे कि यही करूँगा, वो फिर थोड़ा सा किनारे होने लग जाता है। ऐसा अभी तक तो नहीं हुआ है माशाल्लाह से, और ऐसा अंदाज़ा क्यों ना हो काम का अपने। अगर एज एन आर्टिस्ट आपको ये अंदाज़ा नहीं कि कौन सी बात चलेगी और कौन सी नहीं चलेगी, तो फिर प्रॉब्लम दूसरी है, फिर आपको अपने काम में पकड़ और करने की ज़रूरत है। जैसे आपको भी इंटरव्यू की पकड़ है ना, आपको मालूम है कौन सा सवाल पूछना है, कौन सा नहीं पूछना है, है ना, वही सब हम लोग सब कोशिश ही तो कर रहे हैं ना। जितना ज़्यादा आपका काम, आपको जितना ज़्यादा आप अनश्योर हैं, उतना ज़्यादा आप मेहनत करने को तैयार हैं अपने काम के साथ। तो वो अनश्योरिटी और श्योरिटी के बीच का जो वो स्विच है, वो रेगुलरली आएगा और वो रेगुलरली आता भी है ना। कभी आपको वो निगोसिएशन है जो आप अपनी ऑडियंस के साथ पूरे टाइम कर रहे होते हैं, है ना, कि क्या इनकी 2 बात कह के क्या मैं अपनी 3 बात कह सकता हूँ। किसी दिन मैं 3 कह पाता हूँ, किसी दिन वो 2 ही कहने देते हैं।
तो वो भी एक वो भी एक बार्गेन है जो आपको उनके साथ करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। ये और कोई ऐसा तो है नहीं कि हम जब स्टेज पे खड़े होते हैं तो कोई अपनी जीवनी की कहानी थोड़ी आप लेके बैठे हो वहाँ पे। एक उसकी एंटरटेनमेंट वैल्यू है और उसके अंदर से अगर आप एक आध बात अपनी रख पाएँ, है ना, उस काम के मुझे पैसे मिलते हैं, उस काम के उन्होंने पैसे दिए होते हैं, उसकी एक सर्टन अमाउंट ऑफ उसका वैल्यू फॉर मनी तो देना ही पड़ेगा, है ना। और अगर मेरे को ऐसा लगता है कि मैं नहीं दूंगा तो वो गलत है मेरे ख्याल से, वो बेअदबी है मेरे काम की, वो बेअदबी है उस मेहनत की जो मैं करता हूँ, वो बेअदबी है उस मेहनत के पैसे की जो उन्होंने मुझे दी। और क्यों ना करूं मैं, और किसी को भी क्यों नहीं करना, ऑफ कोर्स करना चाहिए। और अगर कोई किसी को ऐसा लगता है कि नहीं साहब मैं तो अपनी बात कहूँगा और चला जाऊँगा, तो मेरे ख्याल से वो थोड़ा बड़ा ही पॉम्पस वो एटीट्यूड है। मैं उसके फेवर में नहीं उतना। मैं एक बैलेंस बना के रखना चाहता हूँ, है ना। वो है ना कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूँ साधु भी भूखा ना जाए। तो कि जो ऑडियंस देखने आई है उसको भी ऐसा ना लगे कि साहब हम क्या क्यों आए थे। मुझे आपकी कविता की एक लाइन बड़ी अच्छी लगती है जिसमें आप कहते हैं कि मैं शून्य में खड़ा हूँ। शून्य पे सवार है वो, शून्य पे खड़ा नहीं हूँ, शून्य पर सवार है जी। और उसका बस यही था कि जब मेरे पास जब हारने को ही नहीं है कुछ, तो फिर मुझसे ज़्यादा ख़तरनाक कोई क्या ही होगा। तो हम तो सबसे लड़ने को तैयार हैं, क्योंकि हमें तो अगर किसी दीवार की अगर एक ईंट भी हाथ आई है तो हमारे पास अब ईंट है। ठीक है, तो हम हर उस दीवार में सर मारने को तैयार हैं जो बंद है हमारे लिए। इसीलिए तो कहा है कि मैं शून्य पे सवार हूँ, बेअदब सा मैं खुमार हूँ, अब मुश्किलों से क्या डरूँ, मैं खुद कहर हजार हूँ, मैं शून्य पे सवार हूँ। तो वहाँ से आता है वो। तो वो जब घर से निकलते वक्त जब लगा कि हाँ यार अब तो एक आपने 20-22 साल आपने, क्योंकि मुझे कभी भी कॉर्नर्ड फील नहीं हुआ स्कूल में भी ना, मुझे सितार बजाते वक्त कभी भी ऐसा नहीं फील हुआ कि अरे अब क्या होगा। पर जब मैं दिल्ली जा रहा था, दोबारा जब मैं जा रहा था, तब मुझे पहली बार ऐसा लगा कि अरे अब क्या होगा टाइप का। क्योंकि एक वो बैलेंस सा बना होता है कि हाँ ये नहीं होगा तो ये कर लेंगे, ये नहीं होगा तो ये कर लेंगे, ये नहीं होगा तो पढ़ लेंगे, कुछ नौकरी वगैरह ढूंढ लेंगे, और अगर इसमें कुछ नहीं होगा तो फिर मतलब कुछ सितार में कुछ कर लेंगे कुछ। तो वो हमेशा बैलेंस बना हुआ था। पर जब ऐसा कि कॉलेज भी छोड़ दिया है और सितार भी नहीं बजा रहे हैं और कुछ तीसरा ही करने चले गए हैं, तो वहाँ पे बड़ा ऐसा लगा कि अंधकार सा लगा। तो मुझे याद है मेरे भाई को मैंने फ़ोन करके कहा था कि यार मैं क्यों स्कूल में स्टार होना आता था मुझे। कॉलेज में मेरे को मालूम है कि कैसे लाइट खींचते हैं। तो मैं उसको बोला कि यार मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं जंगल में फुटबॉल खेल रहा हूँ और मैं जिधर बॉल मार रहा हूँ उधर गोल है भी कि नहीं पता नहीं। कि एक स्ट्रक्चर तो दो, दुनिया में कुछ बता दो ना कि ये इतना है, यहाँ से तुम देख लो अगर हो जाए। कुछ है ही नहीं, कोई लकीर ही नहीं खींची हुई है, एकदम क्योस मचा हुआ है और मैं स्ट्रक्चर का हीरो हूँ। मुझे वो आता था, वो समझ ही नहीं आ रहा मैं कैसे करूँ, मैं कहाँ जाऊँ मैं। और दिल्ली में शुरुआत में दूसरा दिल्ली में बड़े खूबसूरत लोग होते हैं, तो वो भी एक वो था जो हमने कभी इंदौर में रहते हुए हमें कभी महसूस नहीं हुआ, कभी फील नहीं किया हमने। जैसे कि जब हमने शुरू में कॉमेडी करना चालू किया तो हमने बताया हमारे कॉलेज के जो हमारे अच्छे वो इस तरह के किस्से थे कि साहब हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया। तो लोगों ने बोला कि अरे तुम्हारे साथ थोड़ी होगा ये सब। तो फिर हमें वो किस्से बदलने पड़े हमको। अच्छा, अभी ये मौका है जाकिर कि आप हमको कुछ वो कविताएं और नज़में जो आप मंचों से सुनाते हैं और बिल्कुल आपको याद भी हैं कविताएं। मुझे मेरी ज़्यादातर कविताएं याद हैं जी। मेरी माशाल्लाह से जो एक खूबी मुझे मेरी वालदा से मिली है मुझे, वो ये कि मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है। मुझे सब याद रहता है। हाँ, तो सुनाइए कुछ चुनी हुई ऐसी चीज़ें जो आप सुनाना चाहते हैं। हाँ, तो आप नहीं चाहते आप कहाँ लाइक नहीं लिखते कि आपके सामने सुनाने की कुछ। नहीं, हमारे तो देखने वाले बहुत इस बात की मांग रखते हैं। जब आप जश्न में भी आए थे तो बहुत सारे लोग ये चाहते थे कि आप कुछ वो नज़में जो आपकी वायरल हो चुकी हैं वो कुछ सुनाएं। पता नहीं, वो जश्न का तो बड़ा खूबसूरत एक्सपीरियंस रहा। मैं क्या ही पढ़ूँ, जो पढ़ा हुआ है वो पहले से ही है। और मुझे नहीं लगता कि वो कहते हैं ना जैसे जैसे आपकी समझ बढ़ती जाती आपकी शर्मिंदगी बढ़ती जाती, तो अब मुझे थोड़ी शर्म आने लगी है पढ़ने में मेरे ख्याल से। तो जश्न के प्लेटफॉर्म पे तो हम क्या ही पढ़ेंगे, अब हमें तो लिखना पड़ेगा पहले थोड़ा सा अच्छा।
ऐसा कुछ जो खुद को पसंद आ रहा हो तब मेरे ख्याल से पढ़ेंगे। अच्छा, उर्दू शायरी में अगर नामों को ही लेना हो, आपके जहन में सबसे पहले कौन शायर आते हैं जो बहुत आपको भाते हैं? अब राहत साहब का जो है सर पर हाथ रहा हमारे, बचपन में उनको आसपास देखने को मिला। वो हमारे शहर से थे, वो तो नहीं जानते थे हमको, पर हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी, क्योंकि जब हम बड़े हो रहे थे उस वक्त वो बम्बई आए और गाने लिखना उन्होंने शुरू किया, और आपके शहर से कोई निकला हो। और राहत साहब का एक अपना ऑरा, एक परफॉर्मेंस का एक, उनसे भी हमने बड़ा सीखा है। बड़ी खुशकिस्मती रही कि मैं उनसे उनके इंतकाल के पहले उनसे मिल भी सका, और बहुत प्यार उन्होंने दिया मुझे। और उनसे उनके बेटे हैं सतलज, वो बहुत अच्छा लिखते हैं, वो बहुत पसंद है मुझे। उसके अलावा जो मेरा पहला मुशायरा जो मैंने देखा था वो मुनव्वर राना साहब का देखा था। एक बहुत छोटी नशिश थी, ऐसे कुछ 30-40 लोगों की, वो देखी तो मैंने उसके शेर जो है अपनी कॉपी में लिखने की कोशिश की थी देखते वक्त। वो जितना वो तो अच्छा भला है कि लोग मतलब उठाते हैं तो आपको थोड़ा वक्त मिल जाता है लिखने का, तो मैंने कोशिश की थी उसको कि अपनी कॉपी में लिख लूँ, तो उनका एक बड़ा इम्पैक्ट है। दूसरा मुझे मैंने पहले भी कहा है कि मुझे वसीम बरेलवी साहब का जो है इश्क जैसा वो लिखते हैं, वो बहुत ताकत है उस इश्क में, वो बहुत मजबूरी भी है उसमें, और उसमें उतना ही हक होता है। वो मुझे बड़ा उनको बहुत पसंद करता हूँ मैं। उसके अलावा इब्न इंशा को पढ़ा है हमने, मौका हमें मिला। फैज़ को तो खैर वो तो एक स्कूल है अपने आप में, उनको तो आपको पढ़ना ही होता है। उसके अलावा जो है ज़ोहरा निगाह को उनको हमने पढ़ा है थोड़ा बहुत। परवीन शाकिर हुई, ये सब ये शायर हैं जिनका हम पे इम्पैक्ट रहा। अच्छा, और शोरा के अलावा हिंदी लिटरेचर में अगर जाएं, क्योंकि ख़ुद आपने थोड़ी देर पहले कहा कि पढ़ने से भी शब्द संपदा बढ़ती है और ज़्यादा अनुभव भी आते हैं पढ़ी हुई चीज़ों से, तो हिंदी की दुनिया में क्या पढ़ते रहे होंगे आप? हिंदी का उतना मेरे ख्याल से दुष्यंत कुमार को हमने बहुत पढ़ा, क्योंकि हम हिंदी हार्टलैंड बेल्ट से हम आते हैं। उसके अलावा हिंदी का उतना नहीं पढ़ पाए, पर हाँ 1-2 किताबें जैसे रश्मि रति वगैरह ये सब हमने यही हम इतना ही हम अपना जो है यूनिवर्स एक्सप्लोर कर पाए। फिर ये देखिएगा कि सटायर में, क्योंकि आपके प्रोफेशन में सटायर भी तो उसका एक हिस्सा है, ह्यूमर सटायर, और सटायरिस्ट जो हिंदी में हुए शरद जोशी हैं, हरिशंकर परसाई हैं, इनको सबको पढ़ा है सर हमने। हाँ पढ़ा है, सबको पढ़ा। हाँ। तो अब ये आप बताइए कि इस प्रोफेशन में आगे बढ़ते हुए आप इसका फ्यूचर किस तरह का देखते हैं? मतलब ये स्टैंड अप कॉमेडी का मतलब ठीक है कि आप स्टेज शोज़ और उस तरह की जो एक ट्रेडिशनल फॉर्मेट है वो, इसके अलावा और क्या व्यस्तताएं आपकी रहती होंगी? उसके अलावा जो है क्योंकि दौर जो है वो पर्सनालिटी कल्ट की तरफ बढ़ रहा है, तो उसमें हम लोग को बड़ा पसंद किया जाता है, और हम भी वही परोसते हैं। आप अपनी शख्सियत को रखते हैं, हम कुछ और नहीं बनने की कोशिश कर रहे हैं। हमने जो अपना यही है, हम ये नहीं बता रहे कि दिलीप साहब के घर में आग लगेगी तो असरानी क्या कहेंगे, है ना। हम अपनी बातें करते हैं। मैं ऐसे ही किसी को कहा कि हम हर्ट सेंटिमेंट की बात नहीं करते, मैं अपने हर्ट सेंटिमेंट की कहानियाँ सुनाता हूँ। ठीक है, तो वो तो रहेगा मेरे ख्याल से। कोई भी आर्ट फॉर्म, चाहे वो कोई डांस का भी आर्ट फॉर्म हो, उसका ज़माना भले ही आता जाता है, पर वो आर्ट फॉर्म तो रहता है। एक बार जो चीज़ शुरू हो गई वो तो रहती है। कांसे के बर्तन तो आज तक बनते ही हैं। ठीक है, तो वो तो हमेशा जिएगा। व्यवस्था कुछ ऐसी है कि हमको फिक्शन शोज़ बनाने को मिलते हैं। मेरे शो चाचा विधायक है हमारे का सीज़न 2 आ रहा है अभी, और उसके अलावा जो है और भी लाइव शोज़ के अलावा इंटरनेट पे अलग अलग तरह के प्रमोशंस होते हैं जिनका काम हमको दिया जाता है ना, जिनसे अगर हमारे अलाइनमेंट अगर बैठता है, अगर जिन चीज़ों के बारे में हम बात करना चाहते हैं, अगर वो भी उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं। ब्रांड्स को भी ओवर द ईयर्स समझ में आया है कि एडवर्टाइजमेंट जैसा एडवर्टाइजमेंट नहीं करवाया जा सकता हम लोगों से, तो वो भी बहुत स्पेस देते हैं, सुनते हैं, हमारे तरीके से हमें बातें कहने देते हैं। एक सर्टन तरह का ऑडियंस है जो हमारे कहने पे चलता भी है, तो एक जिम्मेदारी भी आपको फिर लेके रखनी पड़ती है। उसके तहत जो भी उस
दायरे में आता है, वो चीज़ें हम लोग करते हैं। तो सिर्फ स्टेज परफॉर्मेंस से थोड़ा बड़ा है ये यूनिवर्स, और इसी की थोड़ी मेरे ख्याल से इसी का थोड़ा पावर हमको है कि जस्ट स्टेज परफॉर्मेंस तक नहीं, इसी की थोड़ी ईर्ष्या भी हम झेलते हैं कि स्टेज परफॉर्मेंस तक हम सीमित। अच्छा, इस पेशे में जो नए लोग आना चाहते हैं, इनके नए लोगों के बारे में आप उन जो एस्पायरेंट्स हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि ये करत की विद्या है, करके ही आएगा। तो आप जितना ज़्यादा रियाज जो है वो आपका स्टेज पे ही होगा तो बेहतर होगा। आप शीशे के सामने खड़े होकर गाने का रियाज कर सकते हैं, आप डांस का कर सकते हैं, आप कॉमेडी का रियाज नहीं हो पाएगा। वो आपको बार बार लगातार बहुत सारे लोगों में आपको जाते रहना पड़ेगा, बहुत सारे अनजान लोगों में आपको जाते रहना पड़ेगा, तभी उसकी लब बनेगी। होता ना, जब निहारी बनती है तो उसकी एक लब बनती है, उसका लब तभी बनेगी जब आप बहुत ज़्यादा स्टेज पे जाएंगे। तो जहाँ भी मौका मिले, जहाँ भी 4 लोग मिले, वहाँ पे कोशिश करें परफॉर्म करने की, है ना। टाले नहीं कि अरे यार आज नहीं जाते हैं, कल जाते हैं, तो वो मेरे ख्याल से बहुत काम आएगा। मैं 2014 से मैंने पेंडेमिक जब आया तब तक ऐसा कोई हफ्ता नहीं था जब मैं 2 बार 3 बार स्टेज पे नहीं गया हूँ। मैंने कोशिश की कि एक बार वो रिदम जब आई, मुझे लगा कि हाँ एक समझ आ रहा है थोड़ा सा, तो फिर मैंने कोशिश की कि मैं 4 बार 7 बार 5 बार 7 बार भी मैं स्टेज पे गया हूँ। मैं एक दिन में 3 शोज़ भी करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि एक वो रियाज है वो स्टेज का, और वो बना रहता है तो वो बना रहता है। और रियाज की क्योंकि लेगेसी भी है अपने को मालूम है रियाज के क्या फ़ायदे हैं तो भले ही वो वहाँ अप्लाई ना किया, वो हम सब अपनी ज़िंदगी की छोटी छोटी स्लम डॉग मिलियनेयर जी रहे हैं ना, है ना। आपने कहाँ क्या सीखा है और उसका कौन से सवाल में जवाब आएगा, वो सब जुड़ा हुआ है आपस में, तो वो भी बहुत फ़ायदा देता है मुझे। तो मैंने जो समझा वो यही है कि रियाज बहुत ज़रूरी है, वो अपने काम में आपको करना पड़ेगा। वो हर काम अपनी उम्र मांगता है, वो उम्र भी आपको उसको देनी पड़ेगी। और यहाँ हम अपने देखने वालों को ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि ये सवाल हमने आप ही की तरफ से पूछा था कि स्टैंड अप कॉमेडी के जो अभी एक बेताज बादशाह हमारे सामने बैठे हुए हैं, वही आपको बताएं कि ठीक ठीक क्या करना होगा इस करियर में उतरने के लिए। तो उन्होंने आपको ये टिप्स दिए हैं, इनका ज़रूर ध्यान रखिए। बहुत शुक्रिया ज़ाकिर, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे ज़ाकिर खान, स्टैंड अप कॉमेडियन और फिल्म प्रोड्यूसर। कुछ कहना चाहते हो तो आप लिख सकते हैं हमें guftagoo@rekhta.org पर। कि मेरे कुछ सवाल हैं जो सिर्फ क़यामत के रोज़ पूछूंगा तुमसे, क्योंकि उसके पहले तुम्हारी और मेरी बात हो सके इस लायक नहीं हो तुम। मैं जानना चाहता हूँ, क्या रकीब के साथ भी चलते हुए शाम को यूं ही बेख्याली में उसके साथ भी हाथ टकरा जाता है क्या तुम्हारा? क्या अपनी छोटी उंगली से उसका भी हाथ थाम लिया करती हो क्या, वैसे ही जैसा मेरा थामा करती थी? वो सारी तस्वीरें जो तुम्हारे पापा के साथ, तुम्हारी बहन के साथ तुम्हारी थी, जिनमें तुम बड़ी प्यारी लगी, क्या उसे भी दिखा दी तुमने? ये कुछ सवाल हैं जो सिर्फ क़यामत के रोज़ पूछूंगा तुमसे, क्योंकि उसके पहले तुम्हारी और मेरी बात हो सके इस लायक नहीं होती। कृपया अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। Quick and easy education loans from Bank of Baroda. Power your dreams today.